हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्विक रिवीजन सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए आज अगला वीडियो आप लोग के लिए लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि यूपी टेट में एक दो कथन जरूर आते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट कथन बन जाता है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा कई बार पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वुडवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक विकास की मूल्यांकन का अर्थ है। शैक्षिक विकास के मूल्यांकन का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ऑप्शन डी, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एनसीएफ 2005 की अगर हम लोग बात करें, या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, इन सब में हम लोग कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि बच्चे का जो अब अधिगम है उसको कैसे मापा जाए। उसको केवल वो कितना याद करके कर पा रहा है या कैसे लिख रहा है, ये सारी बातें नहीं है। हमें उसके ज्ञान की क्षमता का मूल्यांकन करना कि उसने कितना सीखा, कितना समझा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपने डैश के प्रति कठोर होंगे। पूर्वाग्रही का आशय यहाँ पे क्या है? पूर्वाग्रही का मतलब होता है जो अपने पुराने कोई विचार उसके पास हों, जो पहले से उसके मन में बैठे हुए हैं, जिसे हम अंग्रेजी में प्रेजुडिस कहते हैं, या फिर कोई ऐसे रूढ़वादी विचारधारा भी हम कह सकते हैं जो बच्चे के मन में पहले से डाल दी गई हो। तो पूर्वाग्रही किशोर किशोरी किस चीज़ में समस्या का किसके प्रति कठोर रहेंगे? तो वो समस्या के प्रति कठोर रहेंगे। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। तो 4 स्टेजेस दी गई हैं संज्ञानात्मक विकास की, वो किसके द्वारा दी गई हैं? तो इसका सही ऑप्शन है पियाजे के द्वारा। तो एक बार इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें हिंदी और इंग्लिश में कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो इसको इंग्लिश में भी एक बार हम लोग देख लेंगे। ये सबसे पहली जो स्टेज है वो सेंसरी मोटर स्टेज है, 0 से 2 वर्ष के लिए होती है। उसके बाद आती है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज 3 से 6 वर्ष के लिए। फिर आती है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष के लिए। उसके बाद आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11+ के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कभी कभी एग्जाम्पल दे देगा किसी भी बच्चे का और उसकी कोई क्रिया बता देगा और पूछेगा कि ये क्रिया बच्चा कौन सी स्टेज में करता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। जीन पियाजे तो आप स्टार लगा लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा पूछे जाते हैं, आगे भी पूछे ही जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कान के गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं। कौन से गुण होगा यहाँ पे? यहाँ पे कान लिखा हुआ है, गलत प्रिंट हो गया है। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। इंट्रोवर्ट टाइप का ये हो जाता है, जो बच्चा बहुत ज़्यादा अपने आप में सीमित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? अधिगम क्षमता इसमें से किससे प्रभावित नहीं होती है? तो इसका ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा डी, राष्ट्रीयता से। भाई वातावरण से तो प्रभावित होती ही होती है, आनुवांशिकता से ही प्रभावित होती है। हेरिडिटी और वातावरण दोनों का बहुत बड़ा रोल रहता है। और प्रशिक्षण शिक्षण से भी किसी ना किसी को, जैसे कि हम लोगों ने जेडपीडी का पढ़ा था, उसमें कैसे बच्चा करता है। तो राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होगी, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? पुरस्कार यानी कि रीइंफोर्समेंट की जहाँ बात होती है। कई थ्योरीज रीइंफोर्समेंट के लिए भी दी गई हैं। तो इसमें ये सब देखिए व्यवहारवादी हैं। ये सारे जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं ये सब व्यवहारवादी हैं। और इसमें से जिन्होंने पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है वो है गुथरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कूल का अवस्था, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 9। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के स्वकेंद्रित, यहाँ पे स्वकेंद्रित बोला गया है। स्वकेंद्रित का मतलब होता है ईगोसेंट्रिक। बच्चा ईगोसेंट्रिक कब होता है? तो ये होता है बच्चा ईगोसेंट्रिक 3 से 6 वर्ष की आयु में। और ये भी ईगोसेंट्रिक का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, ये भी जीन पियाजे द्वारा ही दिया गया था। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 3 से 6 वर्ष की आयु जो हमारा सेकेंड स्टेज होती है, इसमें बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है। और यहीं पे अगर हम बात करें ईगोसेंट्रिक की बात, तो यहाँ पे ये करते हैं। और साथ में जो हमारे वाइगोस्की हैं, वाइगोस्की ने भी इसकी बात की थी। उन्होंने भी ईगोसेंट्रिक की बात की थी, लेकिन उन्होंने ईगोसेंट्रिक को ईगोसेंट्रिक नहीं कहा था, उन्होंने प्राइवेट इनर स्पीच कहा था, जो बच्चा खुद से करता है। तो अगर ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात होगी तो यहाँ पे आ जाएंगे जीन पियाजे, ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा।
लेकिन अगर प्राइवेट इनर स्पीच की बात हो जाएगी तो वो कौन हो जाएगा, वाइगोस्की। ये बहुत इंपॉर्टेंट करने वाली बात है, कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में कई बार दे देता है। तो अगर ईगोसेंट्रिक लिखा होगा तो हम जीन पियाजे के साथ जाएंगे, और प्राइवेट इनर स्पीच लिखा होगा तो हम वाइगोस्की के साथ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। मतलब ऐसी कौन सी स्टेज है या कौन सी एज है जिसमें बच्चा अपने घर वालों के से दूर होकर दोस्तों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पूर्व किशोरावस्था में। क्वेश्चन नंबर 11, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है तो यह है तत्परता से। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बच्चा मानसिक रूप से पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है मानसिक तौर पर। उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो सीखने की प्रक्रिया को क्या क्या प्रभावित करते हैं? सीखने की प्रक्रिया अनुकरण भी करेगा, प्रतियोगिता भी करेगी, प्रशंसा एवं निंदा करेगी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? इसका सही है उपयुक्त सभी। बालक के व्यक्तित्व के आदर का पुरस्कार, वार्डन, प्रशंसा, सब इसमें सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुपयोग आप नहीं करते हैं? तो इसका हो जाएगा सी, अत्यधिक प्रशंसा करना। क्योंकि अत्यधिक प्रशंसा करने के बाद बच्चे को बस ये पता रहता है कि हाँ ये तो हर चीज़ में प्रशंसा ही कर रहे हैं, तो उसके लिए उसका वो जो वैल्यू है प्रशंसा करने की, मतलब जैसे कोई भी चीज़ हमें अनएक्सपेक्टेड मिलती है तो हम उसकी कदर करते हैं, लेकिन जब हमें पता ही है कि हाँ अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो सर हमें प्रोत्साहित करेंगे तो वो एक नॉर्मल वे में आ जाती है लाइफ के, तो उस पर बच्चा फिर रिएक्ट नहीं करता है, उससे हेल्प नहीं मिलती है। तो ये बात को हमें ध्यान रखना है कि बच्चे की बहुत ज़्यादा प्रशंसा भी नहीं करनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया गया है? तो इसका है धनात्मक। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? तो ऑप्शन 17 का हो जाएगा बी, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। देखिए व्यवहारिक तो हर जगह, क्रिएटिव, व्यवहारिक, ये सब शब्द दिख जाए तो आपको ऑप्शन देखना ही नहीं है, बस टिक कर देना है। मतलब देखना है एक बार, लेकिन निगेटिव ऑप्शन को कैसे हटाना है, या अगर आपको सारी चीज़ें ना क्लियरली आ रही हो सारे ऑप्शन देख के, तो इन जैसे ऑप्शन की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, सहस्रावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डैश होते हैं। सहस्रावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था जीन पियाजे में भी वही चीज़ है, मूल प्रवृत्त्यात्मक। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उससे शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? तो जहाँ पे जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है, यानी कि जहाँ पे सब लोग, सारे बच्चों को एक साथ बैठा के शिक्षा दी जाती है, हर एक वर्ग, हर एक समाज के, चाहे उनमें कोई भी विसंगति हो या किसी प्रकार के कोई दोष हो, तो ऐसे क्षेत्र के शिक्षकों को किस प्रकार से शिक्षित करना चाहिए? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान एवं शिक्षण। क्योंकि उनका काम ही है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पहचानना, उनके शिक्षण को किस प्रकार से करेंगे, उनका शिक्षक रोचक हो, क्रिएटिव बनाएं, किस प्रकार से उसको हेल्प मिल सकती है बच्चे को। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? तो इसका आंसर होगा डी, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे को। क्योंकि कुशाग्र बुद्धि का बच्चा अगर सामान्य बच्चों के साथ बैठता है तो उसका मन नहीं लगता, क्योंकि उसको उसके लेवल की चीज़ें चाहिए, उसके लेवल के प्रश्न चाहिए, उसके लेवल का, वो हमेशा कुछ ना कुछ रीजनिंग बेस्ड करना चाहता है, हमेशा अपने से कठिन स्टेप पे जाना चाहता है। इसका क्वेश्चन नंबर 21, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली भांति सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, स्थिरता आ गई है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षक को इसे क्या समझना चाहिए? तो ये है सीखने की प्रक्रिया स्वाभाविक स्थिति, जिसे पठार भी कहते हैं, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना। ये एक पठार भी, हम लोग इसको आप पढ़ेंगे अभी आगे, एक पठार आता है कि बच्चा सीखता है, लेकिन उसके एक लेवल पे आके वो समतल हो जाता है, कि उसके आगे उसके सीखने की जो कैपेसिटी है वो कुछ समय के लिए रुक जाती है, तो उसको हम पठार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अपने कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, क्योंकि बच्चा देख के ही सीखता है ज़्यादातर, वो अपने दोस्तों से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता है, उनके बीच में हमेशा हीरो बनना चाहता है, या उनसे देख के सीखता है उनके गुणों को, उनके अवगुणों को। तो ऐसे में उसके पूरे समूह के अगर वो प्रवृत्ति को बदलेगा तभी कहीं ना कहीं उसमें सफल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही है, तो विकास का वही संबंध
परिपक्वता से है, जो उद्दीपन का किससे होगा? प्रतिक्रिया से। क्वेश्चन नंबर 24, पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो ये तो अभी हमने देखा था, ज्ञानात्मक क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन सत्य है, असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है? तो इसका सही होगा बी, सत्य है। क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर भी देखा कि बच्चे समूह में ही सीखते हैं। अगर हमें किसी बच्चे का प्रवृत्ति में बदलाव करना है तो उसके पूरे समूह के सदस्यों की प्रवृत्ति का बदलाव करना होगा। तो हमें ये पता चलता है कि समूह से ही बच्चे प्रभावित होते हैं। तो ये कथन 100% सत्य है। क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। अगर वन वे टीचिंग होगी, मान लीजिए एक टीचर है, वो पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, यहाँ बच्चे बैठे हैं, लेकिन अब बच्चों का इंटरेस्टिंग लग रहा है। लेकिन जब टू वे होगी, सिर्फ वन वे नहीं, टू वे होगी, जब बच्चा भी यहाँ, टीचर भी कुछ अध्यापक से बोलेगा, बच्चे कुछ अध्यापक से बोलेंगे, तो टू वे टीचिंग होगी, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। बच्चे सक्रिय रहेंगे, एक्टिव रहेंगे हमेशा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? तो ये 4 ऑप्शंस हैं, आप लोग इसको आराम से वीडियो पॉज करके पढ़िएगा। मैं सारे ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें क्विक रिवीजन करना है, इसलिए आप लोग इसको ऑप्शन देखिएगा और आराम से करिएगा। खैर, इसका सही ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बच्चों के सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व होता है। तो बच्चों के सामाजिक विकास में किसका महत्व होगा? खेल का। क्योंकि खेल के माध्यम से ही बच्चा क्या करता है? टीम वर्क सीखेगा, लीडरशिप स्किल सीखेगा और ग्रुप पार्टिसिपेशन सीखेगा। मतलब अलग अलग तरीके से जितने भी समाज विकास के लिए उसको चाहिए, वो कैसे सबके साथ समायोजन करना है, वो वहाँ पे सीखेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके प्रशिक्षण हेतु किया जाता है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। प्रयोग जितने भी दिए गए हैं एक बार आप सबको देख लीजिएगा, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो भाटिया बैटरी जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था बुद्धि के क्षेत्र में। कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? कोहलबर्ग का विकास का सिद्धांत नैतिकता से संबंधित है। तो इसमें 3 स्टेजेस हैं, 3 लेवल्स हैं कोहलबर्ग में, और हर एक लेवल में 2 स्टेजेस हैं, तो टोटल हो जाती हैं 6 स्टेजेस। तो एक बार हम जिसको जल्दी से देख लेंगे क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीन पियाजे है, उसके बाद ये भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो एक बार हम इसको जल्दी से देख लेते हैं। यह है कोहलबर्ग के 3 लेवल्स, प्री कन्वेंशनल लेवल, फिर कन्वेंशनल लेवल, फिर पोस्ट कन्वेंशनल। तो इसकी आयु होती है 4 से 10 वर्ष, 10 से 13 वर्ष और 13+, और इन सब में फिर 2-2 आ जाते हैं। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट सबसे पहला आएगा स्टेज 1, यहाँ पे आ जाएगा दूसरा टिट फॉर टैट, फिर यहाँ का पहला होगा गुड बॉय एंड गुड गर्ल कन्वेंशनल स्टेज में, और कन्वेंशनल स्टेज का सेकंड हो जाएगा लॉ एंड ऑर्डर। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज का फर्स्ट हो जाएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और सेकंड स्टेज हो जाएगी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। तो इसके ऊपर एक अलग से भी वीडियो में लेके आऊँगा जहाँ पे इसके बारे में डिटेल में थोड़ी सी बात करेंगे। अभी आप लोग को इसका देखना ज़रूरी था कि एक बार आपके दिमाग में ये फ़ोटो छप जाएगी तो काफ़ी बेहतर रहेगा आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। कभी पूछ लेगा कितनी लेवल्स हैं, कभी पूछ लेगा कितनी स्टेजेस हैं, तो आपको ये चीज़ें आपने देख ही रहे होंगी, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे और आप लोग के लिए वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।